नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और हम लोग जब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9th इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आपको क्लास 9th इकोनॉमिक्स के बाद में ये 4 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट होगा, 4 चैप्टर हैं इसके इकोनॉमिक्स के। हम लोग बेस्ड हैं कंप्लीटली 9th क्लास जो सीबीएसई बोर्ड है उसके सिलेबस पे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है, तो अभी आपको इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो 4 पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का वो 4 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमिक्स के बाद में हम पॉलिटिकल साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस के सब सब्जेक्ट, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, क्लास 9 टू 12 आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपको क्लास 9 टू 12 मैथमेटिक्स भी सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे विदाउट एनी कॉस्ट। और बाकी देखिए, क्लास 9th इकोनॉमिक्स अभी ये 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। इसके बाद में इसकी एमसीक्यू सीरीज़ भी आपको इसी में दिखाई दिखाई देगी। ठीक है, ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप सीधे कमेंट करके हमको हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 9th इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पालमपुर की अगर हम बात करें तो देखिए, पालमपुर हमारा विलेज है। वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। अब हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि ये जो विलेज है इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो विलेज है सिर्फ ऑथर की इमेजिनेशन पे कम्प्लीटली बेस्ड है। नेबरिंग विलेज इसका रायगंज है। रायगंज इसका नेबरिंग विलेज है। ये टाउन से जो नेबरिंग विलेज रायगंज और जो नेबरिंग टाउन है उससे वेल कनेक्टेड रोड से जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, पालमपुर विलेज की अगर हम बात करें तो 75% पीपल्स आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज। मतलब 75% जो पीपल हैं वो फार्मिंग या फार्मिंग अलाइड एक्टिविटीज पे कंप्लीटली डिपेंड है। ठीक है, उनका मेन ऑक्यूपेशन है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमारे 25% आर पीपल दे आर इन्वॉल्व। मतलब ये है कि 25% पीपल वो फार्मिंग या फार्मिंग अलाइड एक्टिविटीज से डिफरेंट है। जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, शॉपकीपिंग में, ये डेयरी फार्मिंग में, कैटल रियरिंग में, इन सब में जो 25% आर पीपल आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो पालमपुर गांव की बात करें तो पालमपुर गांव में हमारे अपर कास्ट पीपल भी हैं, लोअर कास्ट पीपल भी हैं। बट जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, जिनके पास में बिग लैंड्स हैं, वो हमारे अपर कास्ट पीपल हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हमें डालने के लिए सबसे पहले किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देखिए, लैंड है प्राइम रिक्वायरमेंट हमारी लैंड की होती है। जैसे हमें मान लीजिए कोई एक प्रोडक्शन यूनिट डालनी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट डालने के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट किसकी होगी? हमें लैंड की। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको वो चीज़ जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लीजिए हमें कोई एक वाल्व मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालनी है। ठीक है, वाल्व मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाली। अब वाल्व क्या होते हैं? देखिए, वाल्व हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो बाइक्स, कार्स, इन सब के इंजन्स होते हैं, उनमें जो है ये वाल्व्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वाल्व जनरली किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन एंड स्टील, लोहे के, स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे कोई एक प्रोडक्शन यूनिट डालनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, तो सबसे पहले मुझे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? लैंड की, कि जिस लैंड पे मैं अपनी प्रोडक्शन यूनिट डालूंगा। ठीक है, आइदर वो लैंड मेरी खुद की हो या फिर मैं रेंट पे लैंड ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट मुझे लैंड की है। ठीक है, और ये फॉरेस्ट या वाटर, ये भी हमारे प्राइम रिसोर्सेज हैं। बट वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह की प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट अगर डाल रहे हैं तो उसके लिए बेसिक यूनिट होती है, हमें वाटर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो वहाँ पे ये रिसोर्स का काम करते हैं। ठीक है, कहीं वुडन वर्क अगर करना है, कहीं मतलब एक वुडन की कोई वुडन से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर कोई डालनी है तो वहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्स की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह की हमें ये ये रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की। ठीक है, सेकंड है हमारा लेबर। लेबर हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, हाईली एजुकेटेड लेबर। ठीक है, जो कि मैनेजरल पोस्ट और इंजीनियर पोस्ट पे जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कंपनीज हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे मैनेजमेंट
या फिर इंजीनियर्स आपने बहुत सब लोग अवेयर हैं इस चीज़ से, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे एजुकेटेड लेबर या मैनेजरल इंजीनियर पोस्ट पे, ठीक है? सेकंड होते हैं हमारे वर्कर्स फॉर मैनुअल वर्क, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई वाल्व मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हमें डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? सीएनसी मशीन, एनसी मशीन्स और जितने भी टूल्स होंगे, उन सबको जो ऑपरेट करने के लिए जो हमारे पास में लेबर होंगे, जो मैनुअली ऑपरेट करेंगे उनको हम वर्कर्स बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, थर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल भी हमारा 2 तरह से कैटेगराइज़ है, देखिए फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और क्या डिफरेंस है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में? देखिए फिक्स्ड कैपिटल एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमें एक प्रोडक्शन यूनिट डालनी है, तो उसके लिए जैसे जिस तरह की हमें जो बनाना है, जिस तरह की हमें जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, उसके लिए जो हमें मशीन्स, किस तरह की मशीन, जैसे सीएनसी मशीन्स हैं, एनसी मशीन्स, हर प्रोडक्ट के लिए हर रिक्वायरमेंट के लिए अलग-अलग मशीन्स और टूल्स यूज़ होते हैं। तो जैसे हमें कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वन टाइम सेटलमेंट हमें करनी पड़ेंगी उसमें। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी जो मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट, वो आते हैं फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट में। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट भी नहीं किया है, तब भी हमें फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट की ज़रूरत रिक्वायरमेंट हमें हमें होगी, क्योंकि मशीन्स और टूल्स हम इनिशियली सेटअप करेंगे ना, चाहे डिमांड प्रोडक्ट की है या नहीं है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। बट फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट जो है इनिशियली हमारा जो है इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है? वो वन टाइम सेटलमेंट होती है, वन टाइम सेटअप होती है। ठीक है। सेकंड है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, उसकी जितनी भी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रोडक्शन करेंगे, वो ये वर्किंग कैपिटल उस पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया, वाल्व मैन्युफैक्चरिंग उसका इंडस्ट्री का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है। तो वाल्व मैन्युफैक्चरिंग में किसका, जैसे मान लीजिए कि हमें कास्ट आयरन या स्टील के जो वो बनाने हैं, जो वाल्व बनाने हैं, उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए जो जितना भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारा वर्किंग कैपिटल में आएगा। ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल हमारा फिक्स नहीं होता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हैं। वो कंप्लीटली प्रोपोर्शनल होता है उसके हमारी मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है? जितना भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है? वर्किंग कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की हम बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, जो पालमपुर विलेज है हमारा, पालमपुर विलेज के 75% ऑफ पॉपुलेशन आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है? 75% जो पीपल हैं, वो एग्रीकल्चर पे या फिर एग्रीकल्चर अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उसमें सीज़नल एम्प्लॉयमेंट हुआ, उस पे कंप्लीटली डिपेंड करती है, ठीक है? 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है? फार्म अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब सीज़नल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब सीज़नल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है? ठीक है? जो विलेज लेबर होती है, जैसे मान लीजिए कि एक मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ व्हीट का, ठीक है? गेहूँ का, ठीक है? व्हीट की जो क्रॉप होती है, इसका जो सोइंग पीरियड होता है, जो बुवाई वाला जो पीरियड होता है, वो होता है अप्रॉक्सिमेटली अक्टूबर नवंबर में, ठीक है? और जो ये कल्टीवेशन या कल्टीवेशन वाला जो सीज़न होता है, कल्टीवेशन वाला जो समय होता है, अप्रॉक्सिमेटली मार्च एंड अप्रैल वाला होता है, ठीक है? मार्च एंड अप्रैल। तो जो जो सीज़नल एम्प्लॉयमेंट होता है, सीज़नल जो लेबर होती है, विलेज लेबर होती है, जो एग्रीकल्चर लेबर है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो जितने भी जो एग्रीकल्चर लैंड जिनके पास में है, उनको रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर लेबर की, और सोइंग पीरियड में एंड कल्टीवेशन पीरियड में, ठीक है? इन बिटवीन ये जो प्लांट स्ट्रेंथनिंग वाला समय होता है 3-4 महीने का, उस समय पे एग्रीकल्चर लेबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? तो जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है एग्रीकल्चर लेबर के लिए। वो केवल एक सर्टेन पीरियड के लिए है कि जैसे सोइंग सीज़न अगर चल रहा है, तो उस समय पे उनको काम मिल गया, या फिर कल्टीवेशन जो वाला जो पीरियड मिल रहा है, जो गेहूँ की कटाई हो रही है, उस समय पे उनको काम मिल गया। ऐसा नहीं है कि उनका ऐसा है कि मतलब हमेशा उनको काम
1, 2, 3 महीने, 4 महीने पूरे पूरे टाइम उनको काम कंप्लीटली उनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है? जब सोइंग सीज़न होगा, जो बुवाई वाला समय होगा या कटाई वाला समय होगा, उनको केवल जो एग्रीकल्चर लेबर को काम उस समय पे मिलेगा, ठीक है? इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को हम सीज़नल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है? और ये इस तरह का सीज़नल एम्प्लॉयमेंट हमारा विलेज कल्चर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है? अच्छा, हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में इरिगेशन इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है? अब इरिगेशन फैसिलिटी हमारी इरिगेशन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मान लीजिए कैनाल इरिगेशन होता है, एक तरह का इरिगेशन हमारा कैनाल इरिगेशन है, जो नहर की सिंचाई से बोलते हैं, जो मोस्टली जो गाँव में जो सिंचाई इसी मेथड से होती है, ठीक है? कैनाल कैनाल मेथड से। और जो हम पालमपुर की बात कर रहे हैं, तो पालमपुर में जो इरिगेशन मेथड है, वो ट्यूबवेल इरिगेशन मेथड है, ठीक है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, ठीक है? अब इलेक्ट्रिसिटी का जो अरेंजमेंट है, वो पालमपुर में बहुत अच्छा है। इसकी वजह से क्या है कि जो ट्यूबवेल वाला जो इरिगेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पालमपुर में हम 2 टू 3 क्रॉप्स जो है, 1 ईयर में ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा, थर्ड चीज़ है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक लैंड है, उस सेम लैंड से अगर हमें ज़्यादा मोर आउटपुट या मोर प्रोडक्शन अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 2 वेज़ हैं, ठीक है? एक सबसे पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग और सेकंड है एच-वाई-वी सीड्स। पहले बात करेंगे हम मल्टीपल क्रॉपिंग की। मल्टीपल मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, कि जैसे मान लीजिएगा अगर सेम लैंड से अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इन अ सेम ईयर, मतलब एक ईयर में अगर हम सेम लैंड से 2 टू 3 क्रॉप्स अगर हम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली चीज़ तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है? और सेकंड चीज़ है कि हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है, इरिगेशन जो मेथड है, इरिगेशन जो अ हमारा अरेंजमेंट है, वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट हमारा जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ है हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हम मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग से 2 टू 3 क्रॉप्स जो है हम एक 1 ईयर में, सिंगल ईयर में जो है ले सकते हैं सेम लैंड से। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है? सेकंड है हमारा एच-वाई-वी सीड्स। देखिए 1960 से पहले क्या होता था, जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, 1960 से पहले जो हम इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल मेथड, जो फार्मिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? इसमें ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग और जितने भी वो है, हम ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करते थे। बट 1960 में क्या हुआ, 1960 के बाद में क्या हुआ, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो हम एक नए तरह का सीड्स इस्तेमाल करने लग गए, उसको बोलते हैं हम एच-वाई-वी सीड्स। अभी एच-वाई-वी सीड्स क्या है? एच-वाई-वी सीड्स होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है? जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, जो इंट्रोड्यूस किया था एम एस स्वामीनाथन ने, इंडिया हमारे देश के केस में, ठीक है? अब एच-वाई-वी सीड्स क्या था? एच-वाई-वी सीड्स को ये इनिशियली जो है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है इनिशिएट किया गया था, जो एच-वाई-वी सीड्स। इसने क्या किया कि जो टोटल प्रोडक्शन था वो 2.5 टाइम्स, अप्रॉक्सिमेटली 2.5 टाइम्स इसने जो है एच-वाई-वी सीड्स ने जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही थी कि सेल्फ सफिशिएंसी वाली जो समस्या चल रही थी, कि फूड क्रॉपिंग के मामले में हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो पाया, ठीक है? अब एच-वाई-वी सीड्स के लिए देखिए, इसके लिए किस-किस चीज़ की ज़रूरत थी? मोर वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है? जितना हम ट्रेडिशनल मेथड में इस्तेमाल करते थे, उससे बहुत ज़्यादा वाटर जो है, इस इरिगेशन फैसिलिटी में जो एच-वाई-वी सीड्स के लिए वो इस्तेमाल होने लगा, ठीक है? और सेकंड चीज़ हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। अच्छा, एच-वाई-वी सीड्स के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड से जो जो हम इस्तेमाल करते थे पहले, कि काऊ डंग एंड बफेलो डंग से हम जो इस्तेमाल करते थे कंपोस्ट, वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड इसके लिए प्राइम रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? बिना इसके जो प्रोडक्शन आउटपुट था, हमें उस तरह का नहीं मिल पाता एच-वाई सीड से, जितना केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड से होता।
जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं बताऊँ कि कितना इम्पैक्ट पड़ा मॉडर्न मेथड और जो एचवाईवी सीड्स मेथड एचवाईवी सीड्स जो इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले और उसमें। जैसे मान लीजिएगा अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम अगर फार्मिंग कर रहे थे, तो पर हेक्टेयर अगर ये सीड्स उसकी व्हीट की बात कर रहे हैं हम कि गेहूँ की बात करें, तो पर हेक्टेयर हमारा 1300 केजी जो हमारा आउटपुट प्रोडक्शन था, ठीक है? इनिशियली जो बिना बिना एचवाईवी सीड्स के था, ठीक है? बट जब एचवाईवी सीड्स हमारा इंट्रोड्यूस किया गया तो पर हेक्टेयर जो हमारा प्रोडक्शन हुआ वीट का वो 3200 केजी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाज द फर्स्ट जहाँ पे एचवाईवी सीड्स जो है यूज़ हुए थे, ठीक है? देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूँ कि एचवाईवी सीड जो हमने इस्तेमाल किया उससे जो प्रोडक्शन हमारा 2.5 टाइम्स हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, बट देखिए किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेज हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ ना कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स कॉन्स तो होंगे ही, डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ एचवाईवी सीड्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ थी कि देखिए सॉइल हेल्थ जो है उसकी फर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई, ठीक है। सॉइल हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिग्रेड आया, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड थे वो पानी के वाटर के साथ में मिलके जो पॉन्ड्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर को क्या किया उन्होंने पॉल्यूट किया, ठीक है। इससे एनवायरमेंटल हेल्थ हेल्थ कंसर्न जो है इंक्रीज़ हो गया। थर्ड था हमारा जो मोर इरिगेटेड वाटर। अब देखिए एचवाईवी सीड्स के लिए हम बता चुके हैं कि इरिगेटेड वाटर की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो ट्रेडिशनल मेथड से उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए देखिए जब हमने ये एचवाईवी सीड्स इस्तेमाल किया तो हमने क्या क्या चीज़ यूज़ करी? सबसे पहला चीज़ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड हमने इस्तेमाल किया। अब केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड अगर हमने इस्तेमाल किया है, तो इसकी कॉस्ट जो है केमिकल फर्टिलाइज़र एंड ये पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट से जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो गई। और सेकंड हमारा जो इरिगेशन मेथड था, मतलब वाटर हमारा इरिगेशन के लिए जो यूज़ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जैसे कैनाल इरिगेशन की अगर हम बात करें, कैनाल इरिगेशन किससे ऑपरेट होता है? जो गाँव वाले लोग हैं वो जानते हैं, ट्रॉलीज़ लगाते हैं, ठीक है? जिसको डीज़ल इंजन होता है वो, ठीक है? अब मोर वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डीज़ल इंजन में फ्यूल जो है वो ज़्यादा लगेगा। अब जब फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ऐसे ही अगर ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम है तो उसमें जो वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अमंग ऑल द स्टेट्स अगर हम इन सारे स्टेट्स की बात करें तो पंजाब जो है केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड में यूज़ करने में सबसे फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। अमंग मतलब जितने भी ग्लोबली अगर हम बात करें ग्लोबली, यूएसए की बात करें, हम रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, हमारा जो इंडिया है वो केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़ करने में अभी सबसे नीचे है, ठीक है। एवरेज कंजप्शन हमारा सबसे कम है इन सारी कंट्रीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल पॉपुलेशन जो पालमपुर की है उसमें से 75% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड। ये चाहे फार्मिंग हुआ या फिर फार्मिंग एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। बट 25% जो पीपल हैं वो नॉन ये ऑन नहीं है, नॉन फार्मिंग फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे वो डिपेंड थे फॉर देयर लाइवलीहुड। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में देखिए आपका डेयरी, जिसमें कैटल रियरिंग, बफेलो रियरिंग, ये काउज़ रियरिंग ये आ जाता है। और सेकंड हमारा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब देखिए पालमपुर में कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन यूनिट नहीं थी। जैसे देखिए छोटे-मोटे प्रोडक्शन यूनिट थे, जैसे जैगरी मेकिंग, गुड़ जो बोलते हैं हम, गुड़ बनाने की। अब गुड़ बना के वो जो है जो पास वाले रीजन थे, पास वाले जो टाउन टाउन थे या फिर जो विलेज है, रायगंज जो विलेज है वहाँ पे वो सप्लाई होता था, ठीक है। और सप्लाई किसके थ्रू होता था? ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो पालमपुर है
विलेज वो वेल कनेक्टेड था टाउन से एंड हमारा जो वो है रायगंज विलेज है वहाँ से। तो यहाँ से जो जैसे पालमपुर में मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से जो वेल कनेक्टेड रोड से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्शन जो यूनिट छोटी है तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें जीप, ट्रक, बुलक कार्ट, बोगी इन सब की रिक्वायरमेंट थी। तो ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में भी जो वो भी एक तरह का हमारा एम्प्लॉयमेंट था। यहाँ पे भी जो काफ़ी लोग थे वो इन्वॉल्व थे फॉर देयर लाइवलीहुड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में, फॉर मतलब लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में और बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक करने में, ठीक है। अच्छा, शॉपकीपर जितने भी मतलब कुछ लोग थे वो शॉपकीपिंग में जो है वो डिपेंड थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो वो क्या करते थे कि अपने आसपास के जो विलेज हैं टाउन में वहाँ से जो परचेज करते थे होलसेल लेवल पे जो जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स को वहाँ से होलसेल लेवल पे वहाँ से परचेज करके और दे बाई गुड्स एंड सेल सेल कहाँ करते थे अपने विलेज में, पालमपुर में, पालमपुर में जो है वो करते थे, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 आपका बहुत जल्दी इस पे अपलोड होगा। और देखिए अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई डाउट आए तो आप सीधे उसका कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप आपको नोट्स चाहिए इसके पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट पिन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अगर आपको इसके एमसीक्यूज चाहिए तो इसके बाद में आपके जो ये चारों चैप्टर हैं ये अपलोड होने के बाद में ये एमसीक्यूज की जो एक वीडियो है वो हम लोग अपलोड करेंगे और आप उसमें देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।